हूँ आपके साथ ज्योति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर, जिसको लेकर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और इन 9 विधानसभा सीटों पर आखिर क्या समीकरण है आज ये समझेंगे। इसके अलावा मोहन भागवत और सीएम योगी की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के क्या मायने हैं, यही आज आपको बताएंगे। जी, इस मुलाकात की बहुत चर्चा हो रही है और देखिए 45 मिनट की ये मुलाकात हो रही थी, लेकिन कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में खबरें ये हैं कि 2 घंटे तक ये मुलाकात चली है और ये मुलाकात कल शाम को हुई है, यानी कि मंगलवार शाम को हुई है। अब 9 सीटें हैं और ये कहा जा रहा है कि 2027 से पहले ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लिटमस टेस्ट है। देखिए, लोकसभा चुनावों में जो क्षति बीजेपी को चुनावों में मिली, उस क्षति की भरपाई एक किस्म से बीजेपी करना चाहती है और वो गलतियां जो लोकसभा के चुनावों में उत्तर प्रदेश में हुई, उन गलतियों को वो दोहराना नहीं चाहती। बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी गलती यही माना जा रहा था कि आरएसएस के साथ जो संगठन का समन्वय है वो बहुत ज्यादा सटीक नहीं था। टिकट बंटवारे में मनमानी की गई थी। इसके अलावा जो रणनीति तैयार की गई थी सीटों को लेकर, उससे दरकिनार किया गया था और आरएसएस की तरफ से जो हर सीट पर एक मंथन करने के बाद एक फीडबैक तैयार किया जाता है, उससे भी इग्नोर किया गया था, जिसकी वजह से एक बड़ा नुकसान लोकसभा चुनाव में देखने के लिए मिला था, जिसको लेकर बाद में यही फीडबैक भी आया कि अगर आरएसएस के साथ यहाँ पर सारा तालमेल बैठता तो सीटों का जो फॉर्मूला है वो कुछ और हो सकता था, ये गणित कुछ और हो सकता था। अब देखिए, ये चर्चा क्यों हो रही है ये समझिए। हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने जिस तरह की जीत हासिल की है, उसके बाद यही माना जा रहा है कि आरएसएस ने जो रणनीति तैयार की थी उसके बाद ही ये जादुई जीत बीजेपी की तरफ से हरियाणा में दर्ज की गई है। और अब ये जो चुनाव हो रहा है इसमें भी आरएसएस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और एक तरीके से ये सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनाव है, उनकी लोकप्रियता का चुनाव है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में सीएम योगी की कोशिश यही होगी कि 9 उपचुनाव की वाली सीटों पर एक अच्छी जीत दर्ज की जाए और ये मैसेज दे दिया जाए कि योगी आदित्यनाथ का मैजिक अभी भी उत्तर प्रदेश में बरकरार है। अब देखिए, जैसे कि रोमिता ने जिक्र किया कि जादुई जो सीटें मिली हरियाणा में, वो कैसे मिली? क्या वहां पर आरएसएस ने किया था? आरएसएस ने छोटी छोटी नुक्कड़ बैठकें की थी, डोर टू डोर कैंपेन किया था, एक माहौल बनाया था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी से जुड़वाने की कोशिश की थी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचे थे। अब यही रणनीति यूपी के उपचुनावों में आरएसएस की रहे, यही सहयोग आरएसएस का बीजेपी को मिले, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत से मिलने के लिए पहुंचे थे। और देखिए, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे रोमिता, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये जो समन्वय आरएसएस का और बीजेपी का था बहुत अच्छा नहीं था, उसका लाभ बीजेपी को उतना नहीं मिल पाया। और लेकिन हरियाणा में उसके उलट फायदा बहुत ज्यादा मिला। अब उसी कॉम्बिनेशन को और उसी आरएसएस की जो स्ट्रैटेजी थी उसका फायदा योगी आदित्यनाथ उठाना चाहते हैं और इन 9 सीटों पर योगी आदित्यनाथ खुद जाकर कई बार दौरा कर चुके हैं। वहां के जो प्रभारी हैं उनसे मुलाकात कर चुके हैं, अलग अलग मंत्रियों को उन्होंने वहां पर भेजा है, कई लोगों को वहां, अपने जो विश्वस्त लोग हैं उनको वहां का कार्यभार दिया है। तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है 2027 के हिसाब से। हालांकि कोशिश जो है वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की भी अलग से चल रही है, उनकी अलग रणनीति है, अपनी रणनीति पर वो काम कर रहे हैं, उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं पीडीए की स्ट्रैटेजी, जिस पर लोकसभा चुनावों पर हम लगातार बीजेपी की लगातार विपक्ष की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी करने जा रही है वो बिल्कुल हरियाणा की तर्ज पर ही होगा। जैसे वहां पर जीत है, योगी आदित्यनाथ यही उम्मीद करें कि यहाँ पर भी ऐसी जीत मिलेगी। बिल्कुल, और देखिए यही कारण है कि खुद योगी आदित्यनाथ 18 रैलियां जो हैं वो इन 9 सीटों पर करने जा रहे हैं और खुद वो इन 9 सीटों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि यहाँ पर चुनावी समीकरण पल पल कैसे बदल रहे हैं और यहाँ पर और किन चीजों को कंसिडर किया जा सकता है ताकि जीत को सुनिश्चित किया जा सके। अब देखिए, एक बड़ा कारण इस मुलाकात के पीछे ये भी माना जा रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत या संघ के बीच में और बीजेपी के बीच की जो खटास है, जो लोकसभा चुनाव के बाद देखने के लिए मिली थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद ही संघ प्रमुख मोहन भागवत जो है गोरखपुर के दौरे पर गए थे और उस दौरान ये भी खबरें सामने आई थी, कुछ मीडिया रिपोर्ट से बताती हैं कि उस वक्त संघ प्रमुख और योगी आदित्यनाथ की एक मुलाकात भी हुई थी। हालांकि ये मुलाकात औपचारिक नहीं थी, गुपचुप तरीके से मुलाकात हुई थी, लेकिन बाद में अब जब ये मुलाकात हुई है और मथुरा को लेकर भी इसमें मंथन किया गया है, तो माना ये जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख के बीच में सब कुछ ऑल इज वेल है। अब ये जो कंधे से कंधा मिलाकर चलने
वाली रणनीति है जो हरियाणा में तो काम आई है, अब यूपी का जो उपचुनाव है उसमें कितनी काम आती है जरूर देखना होगा। और ये भी कंसिडर करना होगा यहाँ पर ज्योति कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया था। वो भी काफी आश्वस्त होंगे इन सीटों को लेकर कि इन सीटों पर उनकी तरफ से भी अच्छी जीत दर्ज की जाए। आपको लगता है कि वही मोमेंटम समाजवादी पार्टी कंटिन्यू कर पाएगी या फिर हरियाणा में जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक को भी बड़ा झटका लगा ही है वो उसका असर यहाँ वाले चुनाव पर भी आप देखिए? पीडीए की स्ट्रेटेजी पे आपको याद होगा बहुत चर्चा हो रही थी कि पिछड़े दलित और अगड़ों को जोड़ने की कोशिश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने की है और यही रणनीति वो इन चुनावों में, क्योंकि वो फॉर्मूला सक्सेसफुल रहा था और यही कोशिश समाजवादी पार्टी की होगी कि इन चुनावों में भी उन्हीं जातियों को लेकर वो आगे बढ़े और ये मुद्दे जो हैं वो उपचुनावों के प्रचार में उठाए। अब यहाँ पर जो फायदा बीजेपी उठाना चाह रही है वो आरएसएस के स्वयं सेवकों का उठाना चाह रही है जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, जो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, जो छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी से जुड़ने के लिए कह सकते हैं, तो उसका फायदा उठाना चाहती है। और ये कहा जा रहा है इस मीटिंग के बाद कि जो एक रिश्तों में खटास थी वो खटास शायद अब कम होती हुई सी दिखाई दे रही है। ये काफी लंबी बातचीत हुई, हालांकि 45 मिनट का वक्त मुकर्रर किया गया था कि 45 मिनट में बैठकें हो जाएगी, लेकिन ये 2 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है कल शाम को। हालांकि जिस मीटिंग का जिक्र रोमिता ने किया इससे पहले कि वो मीटिंग अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ कि वो मीटिंग हुई भी थी या नहीं हुई थी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन कहा यही जा रहा है कि वो मीटिंग गोरखपुर में हुई थी। खुद योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत से जब वो गोरखपुर प्रवास पर गए थे, मिलने के लिए गए थे, लेकिन बाहर की खबरें आ नहीं पाई। उस वक्त ये तय हुआ था कि कैसे उपचुनावों की रणनीति के लिए दोबारा बैठक होगी और दोबारा ये तय करेंगे कि हरियाणा की स्ट्रेटेजी को कैसे जमीन पर उतारना है उत्तर प्रदेश में। अब मथुरा पर अब क्या हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर इन चुनावों से पहले बीजेपी आगे बढ़ेगी, उस एजेंडे पर आगे बढ़ेगी, उसका फायदा उठाएगी, या मथुरा का मुद्दा एक बार फिर से उठाया जाएगा? तो तमाम तरह के मुद्दे बीजेपी के सामने रहेंगे और चर्चा इस बात को लेकर भी हुई है कि किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है। बिल्कुल, और देखिए मथुरा का मुद्दा क्या यूपी में बीजेपी को फायदा पहुंचा पाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि राम मंदिर का जो मुद्दा बीजेपी पुरजोर तरीके से उठाती रही थी, उसी लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को। ऐसे में क्या इन चुनावों से पहले मथुरा को लेकर क्या हम ऐसा कोई फैसला देख सकते हैं जो इन चुनावों पर असर डालेगा, ये भी देखना होगा। फिलहाल 19 अक्टूबर से संघ प्रमुख जो है वो मथुरा के प्रवास पर हैं और आगे वो कार्यमंडल की बैठक भी करने वाले हैं। कई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हैं जिसमें वो शामिल होंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ जब मिले तो उन्होंने दीपोत्सव में आने का भी न्योता दिया है और महाकुंभ को भी भव्य बनाने की बात कही है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब ये बैठकें एक बार फिर से रफ्तार पकड़ती हैं, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो होते हैं, जो मंडल की बैठक है वो होती है, तो इसमें किस रणनीति के साथ यूपी के उपचुनाव में बीजेपी उतरती है और ये रणनीति क्या उस चुनाव में जो विपक्षी दल है उनकी काट साबित हो पाती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण रहे हैं यूपी में और उसका मोमेंटम क्या कम हुआ है ये देखना होगा। क्योंकि हरियाणा के चुनाव में अब देखिए समाजवादी पार्टी की उतनी बड़ी भूमिका तो नहीं रही है, लेकिन यूपी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की भूमिका बेहद बड़ी हो जाती है क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है, उसका आधार उत्तर प्रदेश में है। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है और देखने लायक ये भी होगा कि इन उपचुनावों से पहले बीजेपी क्या मुद्दे उठाएगी, और वो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर उन मुद्दों को उठा करके बीजेपी सफल रहती है तो 2027 से पहले भी उसी स्ट्रैटेजी पर बढ़ती, तो चूंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए बार बार 2027 का जिक्र किया जा रहा है। कल समाजवादी पार्टी का एक नारा भी सामने आया था, 2027 में अखिलेश यादव को आगे बढ़ाएंगे टाइप्स करके कोई नारा था, वो मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, लेकिन 2027 की तैयारी समाजवादी पार्टी भी कर रही है, मुद्दों को वो भी उठा रही है। वहां पर भी एक समन्वय कांग्रेस पार्टी के साथ उनको बनाना है, कितनी सीटें मिलेंगी, हालांकि उसको लेकर बहुत सारे मतभेद अभी भी उभर कर सामने आ रहे हैं कि कुछ फुल प्रूफ नहीं है कि कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी, कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन ये बात तो तय है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी अब लोकसभा में जो हमने देखी थी और अब जो हम उपचुनावों से पहले देखेंगे वो बदली से नजर आएगी, और एक समन्वय हमें आरएसएस स्वयंसेवकों के साथ बनता हुआ, आरएसएस के जो स्वयंसेवक है वो बाहर आकर लोगों से बीजेपी
को वोट देने की अपील करेंगे। तो तमाम तरह की चीजें हमें देखने कुल को मिलाकर मिलेंगी। हम ये समझ सकते हैं कि इन छोटी सभाओं के जरिए और डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए बाजी पलटने की कोशिश जो है वो बीजेपी की यहाँ पर होगी। और इसके अलावा जो कई मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं, जो इन चुनावों पर असर डालते हैं, उनको लेकर पुरजोर तरीके से प्रत्याशी और जो भी बड़े नेता उस एरिया में प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे उनकी तरफ से उठाए जाएंगे। और खासतौर पे यूपी में जब बीजेपी चुनाव लड़ती है तो मुद्दे बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। और देखिए, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं लोकसभा चुनाव से, तो ये भी एक अलग पैटर्न होगा। आप इसे ये नहीं मान सकते कि लोकसभा चुनाव में जिन मुद्दों पर जनता ने वोट किया है वही मुद्दे इस बार विधानसभा चुनाव में भी होंगे, क्योंकि दोनों ही जो चुनाव है बिल्कुल अलग हैं और इनमें मुद्दे भी अलग अलग होते हैं। कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि हरियाणा में जो भी जीत का फॉर्मूला रहा था उसी के बिना पे, उसी के तर्ज पे यूपी में होने वाले उपचुनाव का खाका भी तैयार किया जा रहा है। वक्त के साथ ये पता चलेगा कि ये जो तैयारियां हैं, ये जो फॉर्मूला है, वो जीत में तब्दील हो पाता है या नहीं। और इसी के साथ डिजिटल लाइव बुलेटिन में अभी के लिए इतना है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।